नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति नहीं, हाईकोर्ट का इनकार। कहा 7 महीने के गर्भपात से बच्ची की जान को खतरा। हरियाणा सरकार को पीड़िता को 4 लाख का मुआवजा देने के निर्देश। मां की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हो चुका है मामला। भजन गायक कन्हैया मित्तल की पोस्ट पर बवाल। सोशल मीडिया पोस्ट पर महाराजा सूरजमल को खान लिखने से भड़का जाट समाज। गायक ने मांगी माफी। नाराजगी की अटकलों के बीच ऊर्जा मंत्री अनिल विज की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात। विकसित भारत विजन को और प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। आज से होगी खेल महाकुंभ 2025 के दूसरे चरण की शुरुआत। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे शुभारंभ। 3000 से ज्यादा खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। खेल मंत्री गौरव गौतम भी रहेंगे मौजूद। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे कांग्रेस के साथ, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में नया बदलाव देखने को मिल सकता है। नए प्रदेश अध्यक्ष का जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। नारनौल से पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को बुलाया गया, दिल्ली बुलाया गया। राव नरेंद्र सिंह को CWC की बैठक का भी आमंत्रण मिला है। तो बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को भी बुलाया गया है। वहीं राव नरेंद्र को भी इस बैठक में बुलाया गया है। आपको बता दें, हुड्डा और राव नरेंद्र दोनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नहीं है, फिर भी इन्हें बैठक में बुलाया गया है। कांग्रेस प्रभारी हरिप्रसाद ने हुड्डा के नाम का समर्थन किया है। हुड्डा को CLP लीडर बनाने पर चर्चा तेज हुई है। तो बैठक में हरियाणा से सैलजा और सुरजेवाला भी शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बिहार के पटना में CWC की यह बैठक चल रही है। सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक ये बैठक चलेगी, जिसमें कई रणनीतियां बनाई जाएगी और इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उनका भी ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनका भी नाम आज ऐलाना जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम। कांग्रेस में नए बदलाव की तैयारी हो रही है, नया बदलाव देखने को मिल सकता है प्रदेश में, हरियाणा में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं पंचकुला से। जी अंकित, आज ये बैठक है, CWC की बैठक है, जिसमें अंदेशा जताया जा रहा है कि कांग्रेस में नया बदलाव हो सकता है, देखने को मिल सकता है। हरियाणा के अंदर नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, CWC की बैठक पटना के अंदर हो रही है। ऐलान वहां से होगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऐलान करने के लिए कोई CWC की बैठक की जरूरत नहीं है। वो तो केंद्रीय जो नेतृत्व है, वो केंद्रीय जो संगठन सचिव हैं वेणुगोपाल, वो एक लेटर जारी करते हैं और उससे ऐलान हो जाता है। लेकिन जहां तक ऐलान की बात है, हरियाणा के अंदर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए राव नरेंद्र, जो कि पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर वो स्वास्थ्य मंत्री थे और नारनौल से वो विधायक बने थे, और तब से उन्हीं का अब उनका नाम चल रहा है कि, और लग रहा है कि उन्हीं के नाम पर मोहर लग जाएगी। वो इस कारणों से भी लग रहा है क्योंकि पटना में जो CWC की बैठक हो रही है, वहां 2 ही लोगों को बुलाया गया है। हरियाणा से अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और राव नरेंद्र को, दोनों को ही बुलाया गया है। तो उसी से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि राव नरेंद्र हरियाणा कांग्रेस के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको पहले भी जो विधायक हैं, जब बैठक हुई थी विधायक दल की, तो सभी ने कहा था, एक मत से कहा था कि उन्हें विधायक दल का नेता बनना चाहिए और उन्हें बनाया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के लगभग 11 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, और 11 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी कांग्रेस का जो हाईकमान है, वो ये फैसला अभी तक नहीं ले पाया कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, कांग्रेस का विधायक दल का नेता कौन होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कांग्रेस की किरकिरी होती हुई भी नजर आती है। और इसके बीच में अगर बात करें तो शीतकालीन सत्र आया, बजट सत्र आया, मानसून सत्र आया, तो विधानसभा के अंदर भी
जो विपक्षी पार्टियों के, वो बात करें भारतीय जनता पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल की, तो वो चुटकी लेते हुए जरूर नजर आते हैं कि कांग्रेस के पास अपना नेता ही नहीं है, विधायक दल का नेता ही नहीं है, वो किस चीज की आवाज उठाएंगे, वो किस चीज की खिलाफत सरकार की करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर ही मोहर लगती हुई नजर आएगी और वो लेटर कभी भी जारी हो सकता है, वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेता प्रतिपक्ष की बात करें या राव नरेंद्र की प्रदेश अध्यक्ष की बात करें। तो अब यही कयास लगाए जा रहे हैं और जो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि दोनों के नाम पर सहमति बन चुकी है, लेटर किसी भी वक्त जारी हो सकता है और लेटर किसी भी वक्त जारी होने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस हरियाणा के अंदर पूरी तरह से फिर एक सक्रिय नजर आ सकती है। क्योंकि जिला अध्यक्षों की अगर बात करें तो जिला अध्यक्ष लगभग 11 साल से हरियाणा में जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई थी कांग्रेस, लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी ने इस मोर्चे को संभाला और संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की, तो उसके बाद हरियाणा के अंदर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है और जिला अध्यक्ष अब हर जिले के अंदर वो हर मोर्चे के ऊपर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष की जब नियुक्ति हो जाएगी और उदय भान की जगह राव नरेंद्र लेते हुए नजर आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से आने वाले 4 साल में सरकार की जो नीतियां हैं उनका विरोध करती हुई नजर आ सकती है। तो अब देखना होगा कि ये लेटर कब तक जारी होता है और कब तक, क्या इन दोनों नामों पर ही मोहर लगती है या फिर क्योंकि कांग्रेस में कहीं ना कहीं पेच अटक ही जाता है तो फिर से कोई ना कोई पेच अटक जाएगा। अभी हालांकि हमारे जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि इन दोनों के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। जी अंकित, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि हुड्डा का नाम हो सकता है इस रेस में सबसे आगे, क्या जानकारी है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा कांग्रेस की अगर बात करें तो हरियाणा कांग्रेस और गुटबाजी उन दोनों का चोली दामन का साथ है और कहीं ना कहीं गुटबाजी से वो लोग नहीं उभर पाए और यही कारण है कि 3 लोकसभा के चुनाव और 3 विधानसभा के चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। वो 2014 के लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, या फिर जो नीचे सरपंचों के चुनाव हो, मेयर के चुनाव हो, वहां हार का मुंह देखना पड़ा है और उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। कांग्रेस के अंदर अगर बात की जाए तो रणदीप सुरजेवाला का अलग गुट है, वो अलग चलते हुए नजर आते हैं, कुमारी शैलजा वो अलग चलती हुई नजर आती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो अलग चलते हुए नजर आते हैं, कैप्टन अजय यादव हैं वो अपना अलग सुर लपेटते हुए नजर आते हैं, अलग सुर में बात करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो गुटों के अंदर जरूर बटी हुई है। हालांकि जब भी कांग्रेस के नेताओं से हम ये सवाल पूछते हैं और ये बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पार्टी के लिए सब लोग समर्पित हैं और पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन उस गुटबाजी का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है, ये सब लोग मानते हैं। वो 3 लोकसभा के चुनाव हो, 3 विधानसभा के चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, लेकिन अब अगर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र बनते हैं और नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मोहर लगती है, तो भी ये देखना होगा कि जो दूसरे गुट हैं वो चाहे कुमारी शैलजा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, वो भी ये जोर लगा रहे हैं कि उनका कोई समर्थक इन पदों के ऊपर आए। लेकिन अगर इनको दोनों को कमान मिलती है, क्योंकि राव नरेंद्र की अगर बात करें तो वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के ही माने जाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक ही माने जाते हैं। लेकिन राव नरेंद्र को बनाने के पीछे एक जो बड़ा कारण नजर आता है कांग्रेस का, वो अहिरवाल क्षेत्र है और अहिरवाल क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में जो अहम योगदान दिया है जिसने, वो अगर बात करी जाए 2014 की, 2019 की या 2024 की, तीनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहम योगदान अहिरवाल क्षेत्र का है। वहां की लगभग सारी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर आई हैं, तो अब वहां से राव नरेंद्र को बनाना तो अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं और खुद भी अहिरवाल हैं राव नरेंद्र, तो उनको अगर बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं अहिरवाल और जाट का समीकरण बैठता है, क्योंकि जाट समुदाय को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो दोनों का समीकरण बैठता है। जो आपने बात पूछी थी कि राव जो
वीरेंद्र सिंह है, उन्होंने शमशेर सिंह गोगी जी। के जन्मदिन के मौके के ऊपर जरूर ये बात कही थी और उन्होंने कुमारी शैलजा को आगे किया था, कहा कि कुमारी शैलजा को खूब राजनीति करनी है, लेकिन जी, खुद बिल्कुल। की बात कही या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कही या कुलदीप शर्मा की बात कही, जी। उन्होंने कहा कि हम लोग तो बुजुर्ग हो चुके हैं, हम लोग तो अब केवल पार्टी को आशीर्वाद दे रहे जी, हैं, बिल्कुल। लेकिन जो यंग ब्लड है उसको पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जरूर ये बात कही थी। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ऐलान हो जाएगा, जो नेता प्रतिपक्ष है उनका भी और नए प्रदेश अध्यक्ष है उनके भी। अब देखना है कि इनमें किसके नाम को मोहर लगती है। जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि राव नरेंद्र जो है वो नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। तो वहीं हरियाणा में 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना का फायदा राज्य की पात्र महिलाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री इस दिन योजना के लिए ऐप लॉन्च करेंगे। इस ऐप के जरिए महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगी। आवेदन करने के साथ ही महिलाएं जो हैं अपनी आईडी जनरेट कर पाएंगी। इस योजना का मकसद है महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना। तो कल 25 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो इसका शुभारंभ करेंगे, ऐप लॉन्च करेंगे और इसके साथ ही ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब होगी, आपको बताया हमने कि 25 सितंबर से ये शुरू हो रही है, जिसमें 2100 रुपए प्रति महीना महिलाओं को मिलेंगे। वहीं इस स्कीम के लिए कौन पात्र है ये भी समझ लीजिए। 23 साल या उससे अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं वो इसके लिए पात्र रहेंगी। जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम हो वो इस स्कीम के लिए पात्र हैं। इसके साथ ही 15 साल से महिला या उसका पति हरियाणा में रहता होना चाहिए। एक परिवार से कई महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। तो महिला के नाम पर बैंक में खाता होना चाहिए और वो इस योजना के लिए पात्र होंगी। इसके साथ अब जिन्हें लाभ नहीं मिलेगा उनके बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे पहले जो वृद्धावस्था, दिव्यांग या विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, उन्हें कोई पेंशन मिल रही है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाने वाली महिलाएं या किसी सरकारी संवैधानिक संस्था से वित्तीय लाभ ले रही महिलाएं जो हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कश्मीरी माइग्रेंट हो या एसिड अटैक विक्टिम जो किसी अन्य योजना का लाभ उठा रहे हैं तो उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का। हालांकि अगर वो इस तरह का कोई लाभ नहीं ले रहे हैं तो वो भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। और जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, आयकर दाता हैं, उन्हें भी नहीं मिलेगा। आप कैसे आवेदन कर सकते हैं? लाडो लक्ष्मी जो ऐप है उस पर रजिस्टर करना होगा, जिसको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल लॉन्च करेंगे। उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी परिवार की जानकारी, आधार और रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना होगा। आय की जानकारी देनी होगी, आपकी आय कितनी है, क्योंकि जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है वही इस योजना के लिए पात्र हैं। तो आपको अपनी आय की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही बिजली कनेक्शन और वाहन मालिक की जानकारी भी देनी होगी। बैंक का खाता विवरण देना होगा। बैंक नंबर आपका क्या रहेगा, बैंक अकाउंट की जानकारी साझी करनी होगी। इसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। सबमिट करने पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी और 15 दिन में उसे वेरीफाई कर दिया जाएगा। रिजेक्ट एप्लीकेशन को दोबारा अप्लाई करना होगा, नए सिरे से अप्लाई करना होगा। ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो रिजेक्ट एप्लीकेशन हो गई है उसे अपडेट नहीं किया जाएगा, नए सिरे से दोबारा अप्लाई करना होगा। योग्य महिलाओं की लाडो लक्ष्मी आईडी बनेगी। इसके बाद फिर बात आती है कि जब आपने इतना सब कुछ कर दिया, आपने अप्लाई कर दिया है योजना के लिए, उसके बाद भुगतान कैसे किया जाएगा? तो ये सीधा जो लाभ है ये लाभार्थी के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। हर महीने जो लाभार्थी है उसको लाइफ सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। लाइफ सर्टिफिकेट इसलिए कि वो जीवित है या नहीं, ये प्रमाण पत्र उसका देना ज़रूरी है। उसके तहत ही राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। लाडो लक्ष्मी ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन भी करना होगा। तो ऐप पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिससे वो आपको पहचानेगा और उसके बाद ही आपकी ये जो अमाउंट है, जो राशि है 2100 रुपये, ये आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। अब सवाल उठता है कि शिकायत करनी हो आपको, आपकी समस्या हो कोई, उसको लेकर क्या करना है? तो आपको शिकायत ऐप पर करनी होगी। आप ऐप पर शिकायत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 दिन में समाधान करने की गारंटी दी जाती है। अगर नहीं समाधान होता है तो फिर ये शिकायत जो है ये ऑटोमेटिकली डिप्टी कमिश्नर के पास चली जाएगी। वहीं गलत तरीके से अगर कोई लाभ ले रहा हो, अगर ये भी शिकायत मिलती है कि किसी ने गलत तरीके से ये लाभ ले रहे हैं, गलत सर्टिफिकेट दिए हैं, गलत जानकारी मुहैया करवाई है, तो उससे 12% सालाना ब्याज के दर पर रिकवरी की जाएगी।
तो कल से प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो ऐप लॉन्च करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वहीं 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति नहीं मिली है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अनुमति नहीं दी है। पीड़िता की जान के लिए गर्भपात खतरा बन सकता है। पीजीआई की रिपोर्ट के अनुसार भ्रूण 30 सप्ताह का हो चुका है, जिसके चलते गर्भपात करना दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गर्भपात बच्चे की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, ऐसा पीजीआई का कहना है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने पीड़िता की याचिका को खारिज कर दिया है। हरियाणा सरकार को आदेश है कि पीड़िता को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही बच्ची और परिवार की पहचान उजागर ना हो, इसका भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। तो जो मासूम है, 14 साल की पीड़िता है, उन्होंने याचिका दर्ज करवाई थी कि उन्हें गर्भपात करने की अनुमति दी जाए, जिसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि बच्चा 30 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है भ्रूण जो है, और इसके चलते अगर गर्भपात किया जाता है तो दोनों की जान के लिए ये खतरा साबित हो सकता है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।